तत्कालीन रूप में, समसामयिक रूप में अगर किसी विधा ने, किसी प्रवृत्ति ने केंद्र में लाने का काम किया है, ज्वलंत प्रश्नों को उठाने का काम किया है, तो किसने किया है? समाज की सेवा के लिए बोल रहा हूं। लगभग अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का जो भी दौर है, जिसे हम सामान्य रूप से 1000 ईस्वी से मान लेते हैं, तो 1000 ईस्वी से लेकर के आज लगभग जो समय है 1000 साल का। हालांकि उसके पहले सिद्धनाथ जैन को आपने कहते हैं उस 1200 साल पहले, हालांकि उससे सीमांकन से हमारा ज्यादा आशय नहीं है। उसमें आप देखो तो प्रवृत्ति का लगभग एक ठहराव दिखाई देता है। कभी जो है साहित्य में अगर आप देखेंगे तो आदिकाल में भी कुछ प्रवृत्तियां केंद्रित हो रही हैं, जैसे सिद्धों के माध्यम से कुछ सामाजिक सच सामने आता है, लेकिन रहस्यात्मकता, उपदेशात्मकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता कहीं न कहीं उनके भी चिंतन के केंद्र में नहीं है। जैन और नाथ साहित्य कहीं न कहीं सांप्रदायिक अध्यात्म पर केंद्रित सांप्रदायिक साहित्य ही रहा है। ठीक है, जैनियों का साहित्य जैन साहित्य, नाथों का साहित्य नाथ साहित्य, बौद्धों के परिवर्तित रूप का जो साहित्य है सिद्ध साहित्य। इसी बीच में वीर गाथाएं दिखाई पड़ती हैं, जो साहित्य के एक ढंग से सामाजिक और एक ढंग से राजतंत्रीय सच है, भले उसको लेकर के आती है, लेकिन उसको लेकर के आती है। और फिर दूसरा वो जो एक परंपरागत रूप जिसमें वीर रस, श्रृंगार रस, रसपरक रचनाएं चल रही हैं, उसी को लेकर ईश्वर को कहीं न कहीं केंद्र में रखा जाता है। हालांकि मनुष्य को ईश्वर बनाने की चेष्टा होती है। आप लोगों ने रामस्वरूप चतुर्वेदी फिर भक्ति काल में आप चले जाते हैं, फिर पूरा भक्ति काल जो है आध्यात्मिक भक्ति परंपरा में ही फिर आप नीति काल में आते हैं। तो नीति काल में साहित्य बिल्कुल एक ट्रेडिशनल रूप में आ जाता है, परंपरागत रूप में आ जाता है। काव्य शास्त्रीय उपादान वहाँ पर एक चिंतन के केंद्र में आ जाते हैं। और अगर रस या जो भी इस तरीके की चीजें हुई हैं, वो भी एक परंपरागत रूप में, रूढ़िबद्ध रूप में ही है, उसमें मौलिकता का अभाव। फिर आप इसी चीज को आगे आप बढ़ाओ, भारतेंदु में द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और योगवाद, नई कविता, सबकी एक मेरा ये जो पूरा का पूरा एक शुरू से लेकर के अभी तक की चीजों को बताने का आशय है, तो सिर्फ इतना है कि समाज का एक तबका, एक वर्ग कहीं न कहीं साहित्य में छूट जाता है। भक्ति साहित्य में, खास करके निर्गुण संप्रदाय में, सच तो सामने आता है समाज के उस तबके का, लेकिन वह सामाजिक सच कम, आध्यात्मिक सच अधिक होता है। तो खास करके वो चिंता ये होती है कि अगर ईश्वर हमारे साथ है, पारलौकिक सत्य हमारा स्पष्ट है, तो फिर बाकी सारे सामाजिक सत्यों को हम थोड़ी देर के लिए अस्थायी मान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए लोक की जो है वह नश्वर है। तो कहीं न कहीं वो जो सामाजिक कल्याण की जो भावना होनी चाहिए वह पीछे थी, आध्यात्मिक सच उसका कुछ ऐसी चीजें थी जो वहां पर मुख्य रूप से अगर आप देखो सन 1990, ऐसा कोई एक विभाजक वर्ष नहीं है कि यही से शुरुआत हो जाती है, लेकिन दलित विमर्श की, दलित समस्याओं पर केंद्रित साहित्य की एक व्यवस्थित परंपरा हिंदी में वहां से आरंभ हुई। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि जब दलित चिंतकों में आप लेकर के जाओगे तो काफी कुछ आगे तक, लेकिन परंपरा के रूप में, जो कि हम किसी भी साहित्य का मूल्यांकन करते हैं तो एक अविच्छिन्न परंपरा हमारे सामने होना चाहिए ना। हम जहाँ से उसको आरंभ होता हुआ देख रहे हैं, चिंतक तो उसका कोई भी हो सकता है, प्रेरणा स्रोत हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन परंपरा हमारी कहाँ से चल रही है, हम इसको कैसे जानते हैं। तो 1990 हम ऐसा मान सकते हैं। हालांकि 1990 ऐसा कोई वर्ष नहीं है जो कोई बहुत बड़ी रचना आई हो या कुछ इस तरह की चीजें आई हो, लेकिन एक परिवर्तन वहां से दिखाई पड़ता है और साहित्य जो है नई करवट
साहित्य को समझने की दृष्टियां क्या हो। इससे पहले थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। हम लोग जब शोध संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, तो अगर आप दलित विमर्श पे काम करना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप उसमें एक पक्ष की भूमिका में ना आए, वक्ता की भूमिका में ना आए, बल्कि एक तटस्थ विवेचक की भूमिका में। क्योंकि समाज का सच लोकतांत्रिक समाज की संरचना में लगातार क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। और इसमें भोक्ता और शोषक ये जो संबंध है ये भी कहीं ना कहीं लगातार अवसरों का जो एक सीमांकन था कि कुछ वर्ग तक अवसर सीमित है, वह भी आजादी के बाद बदला हुआ है। अवसर सभी के लिए और सहानुभूतिपूर्वक चीजें भी सबकी। तो अगर हम सिर्फ वहां पर देखेंगे कि बरक्स बनाम बरक्स सामने दोनों चीजें, तो पूरा का पूरा सच। इस दृष्टि से अगर आप बात करें तो पूरे की पूरी दलित विमर्श की परंपरा में एक बहुत बड़ी रचना है, जो सारे के सारे जो एक बना हुआ निगोशिएशन है दलित विमर्श को लेकर के उसको चेंज करते हैं, बदलाव। वो रचना है मुर्दहिया। मुर्दहिया के दो खंड आते हैं, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। हम लोग मुर्दहिया वो विशिष्ट रचना क्यों है इसकी चर्चा आगे करेंगे। हमने एक संकेत दिया कि मुर्दहिया को इस रूप में आप देख सकते हैं जहां से एक परिपक्व लेखन की शुरुआत होती है। जैसे अभी तक आरोप लगता है ना कि किसी भी साहित्य का आरंभ होता है तो निश्चित रूप से भाषा तुतलाना शुरू करती है, बोलना और व्यंग्यात्मक अर्थ देना और बाद में शुरू करती है। द्विवेदी युग की कविता सीधे सीधे क्या है, वृत्तात्मक है। पूरी हिंदी की कविता क्या है, वृत्तात्मक है। छायावाद में आकर के वो जो है अनेक स्तरों पर अर्थ देना शुरू करता है। ठीक उसी तरीके से जब दलित विमर्श पर यह आरोप लगाया गया कि इस साहित्य में सौंदर्य नहीं है, साहित्य होने की एलिजिबिलिटी नहीं है, मुर्दहिया जब आती है तो दलित विमर्श के यथार्थ परक सौंदर्य प्रतिमान को बिल्कुल उस रूप में स्थापित कर देती है कि वही उसका सौंदर्य शास्त्र है, जिसमें भाषा से लेकर के विषय वस्तु और अनुभूति पक्ष तक को इतने व्यवस्थित रूप में और जीवंत रूप में रखा गया है कि वहां पर प्रतिमान अपने आप निश्चित होने लग जाते हैं। अब इस चीज को अगर आप थोड़ा सा और पृष्ठभूमि के रूप में समझने की कोशिश करें, आप दो बड़ी रचनाओं को देखें। मैं पूरी परंपरा से काट रहा हूँ, सिर्फ और यथार्थ लेखन की जो भारत में परंपरा है, हिंदी में परंपरा है, उसकी दो पहली बड़ी रचना मानी जाती है गोदान। यथार्थ लेखन की, यथार्थवादी लेखन की बड़ी रचना किसको माना जाता है, गोदान। कि समाज का पूरा सच आता है, किसान जीवन का महाकाव्य है, समाज का कोई एक ऐसा तबका नहीं है जिसको वहां पर उपेक्षित किया गया हो, छोड़ दिया गया। गोदान लगभग सभी ने पढ़ी है और ऐसा माना जाता है कि गोदान एक टापू है जिसके दोनों ओर सिर्फ ढलान ही ढलान है, कोई समानांतर टापू उसकी तरफ नहीं, कि जो गोदान की ऊंचाई को अपनी ऊंचाई के साथ नाप सके। तो ये जो चीज थी, अब इसमें से अगर आप लोगों ने मुर्दहिया कितने लोगों ने पढ़ी है, जिन लोगों ने मुर्दहिया पढ़ रखी है वो हाथ उठाएं। 4-5 के 5। सामाजिक यथार्थ जो है गोदान में है पूरी तरीके से, यथार्थवादी जीवन का महाकाव्य भी है। लेकिन जब आपने मुर्दहिया पढ़ा होगा तो एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यथार्थ में कुछ अधूरा था। गोदान का जो यथार्थ था वो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा था। दलित जीवन का जो सच है वह जिस रूप में मुर्दहिया में आता है उस रूप में उससे पहले की किसी भी रचना में इस रूप
में अगर आप देखें गोदान से लेकर के मुर्दहिया तक की जो यात्रा है वह यथार्थ की परंपरा जो रही है, जो कि अपने को सबसे अधिक जीवंत और सजीव मानती है, उसको भी जो है कहीं न कहीं प्रश्नों के दायरे में लेकर के, हालांकि उसको आप ऐसे कह सकते हो कि गोदान का विषय व्यापक था जिसमें समाज के सब वर्ग थे, और मुर्दहिया का विषय जो है सीमित था जिसमें किसी एक वर्ग तक उसको सीमित किया गया था। इस रूप में भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी इस बदलती हुई जीवन के यथार्थ की प्रवृत्ति को अगर देखना और समझना चाहते हैं तो दोनों रचनाओं को साथ में रखिए, फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि यथार्थ इन सालों में कैसे बदला है, और यथार्थ जो है वो गोदान में और कहाँ आ सकता था, कौन सी चीजें और उसमें जोड़ी जा सकती थी। जोड़ना ना जोड़ना एक अलग बात है, लेकिन वो आकर के मुर्दहिया में कहीं न कहीं पूर्ण। ये एक चीज है जिसको आप पहले अगर समझना चाहते हैं कि पूरे के पूरे यथार्थ परक प्रतिमानों के आधार पर, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दलित साहित्य पे बातचीत करेंगे। ठीक, दलित साहित्य को समझने के लिए खास करके उसके दो हिस्से किए जाने चाहिए, एक उसकी वैचारिकी और एक व्यवहारिकी। वैचारिकी में हम कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे कि जो हमारा सामाजिक यथार्थ है वह उसके जो भी पहलू रहे हो, चाहे राजनीतिक पहलू रहा हो, सामाजिक पहलू रहा हो, पारिवारिक पहलू रहा हो, जातिगत पहलू रहा हो, धार्मिक पहलू रहा हो, कोई सा भी एक हिस्सा हो सकता है, वह किस तरीके से विकसित हुआ है, आगे से लेकर के यहाँ तक आया हुआ है, उसको हम सैद्धांतिकी या फिर वैचारिकी वाले पहलू में। अब व्यवहारिकी आप जानते हैं कि दलित विमर्श की जो रचनाएं हैं उनका एक ढंग से परंपरागत इतिहास, आत्मकथाएं कौन कौन सी आई, कविताएं कौन कौन सी आई, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि उसमें कहानियां कौन कौन से आई, तो इन सारी चीजों का आप विवेचन करते हो, लगभग व्यवहारिक इतिहास। व्यवहारिकी से आप लोग परिचित हैं, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा कोई एग्जाम्स ना होता हो जहाँ पर इस तरीके की कुछ न कुछ प्रश्न बनते हो, तो उसकी तैयारी के सिलसिले में आप लोगों ने दलित विमर्श पे और दलित विमर्श की रचनाओं पर पढ़ाई कर रखी है। हम लोग सैद्धांतिकी पर इसकी बातचीत करेंगे, इसकी सैद्धांतिकी पर बातचीत करेंगे जो कि शोध के लिए स्पेस को तैयार करते हैं। अगर हम दलित विमर्श पे शोध करते हैं, हमारा अनुसंधान आगे बढ़ता है, तो उसमें कौन कौन सी दृष्टियां शामिल की जानी चाहिए, कौन कौन से मुद्दे रखे जाने चाहिए, कौन कौन सी चीजें सामने लानी चाहिए, यह सैद्धांतिकी से स्पष्ट होता है। अगर हम दलित साहित्य की वैचारिकी पर चिंतन करना शुरू करें तो सबसे पहला सवाल ये है कि दलित लेखन की परिधि में किस किस को शामिल किया। आखिर दलित लेखन अगर हम जिसको कह रहे हैं तो दलित लेखन में कौन कौन आता है, कौन कौन सी रचनाएं, किस किस लेखक की रचनाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगर इस संदर्भ में आप बात करें तो दलित साहित्यकारों की एक स्पष्ट मान्यता है कि दलित साहित्य वही होगा जो दलितों का। इसके अलावा सहानुभूति परक जो भी साहित्य है उसको सहानुभूति परक साहित्य के रूप में ही मानते हैं, स्वानुभूति परक साहित्य के रूप में नहीं मानते। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से देखें, हालांकि इस पर एक लंबी चर्चा हुई है और वो चर्चा अभी तक चल रही है, जिसपे निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि सहानुभूति परक साहित्य को दलित विमर्श की परिधि में रखा जाना चाहिए कि हटा देना चाहिए, लेकिन यह चर्चा अभी भी चल रही है। अब अगर आप देखें तो दलित की पहचान या भारतीय सामाजिक संरचना जो है उसमें दलित की स्थिति क्या है। भारत की सामाजिक संरचना मुख्य रूप से जाति आधारित संरचना है। अगर हम उसको ऐतिहासिक काल से देखें तो जो वर्ण था कहीं न कहीं वही अपना रूप बदल करके किस पे आ जाता है, अब वो जन्मना है कि कर्मणा है, वो उस पर आगे के कुछ हिस्सों में हम लोग विवेचित कर सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं। और लेकिन ये देखेंगे कि आज जो दलित को दिखाया जाता है, दलित
शब्द के द्वारा जिस वर्ग को संबोधित किया जाता है वह खास करके इस रूप में लेकर के आया जाता है कि जैसे वह पद दलित रूप में आता है, समाज का सबसे पिछड़ा तबका, वह वर्ग जिसके अधिकारों का कहीं न कहीं हनन किया गया है, शोषण किया गया है, छीना गया है, इसलिए उसको कहीं न कहीं वो उपेक्षित रह गया। उपेक्षित रह गया है तो सहानुभूति के आधार पर हमको उसको देखना होगा। हालांकि एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सिर्फ वर्णों का जो रूप बदल करके जातियों के रूप में आ गया और जातिगत आधार पर ही दलितों को पहचाना जा सकता है? ऐसा अगर आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो नहीं है। खास करके आप अमेरिका वगैरह के समाज में देखें, वहां पर गोरे और काले दो तरीके से लोग विभाजित हैं। वहाँ के जो निग्रो हैं उनको एक ढंग से उपेक्षित माना जाता है और उपेक्षित मान करके वहाँ पे एक व्यवहार किया जाता है उपेक्षित सा। तो वहाँ पर अब देखें तो वहाँ पर कोई इस तरीके का विभाजन नहीं है कि जातिगत या वर्णगत रूप में उनकी पहचान करी जा सके। उनका सिर्फ वहाँ पर रंग के आधार पर विभाजन है, अलग अलग पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यही है। इसके अलावा एक और पहलू दिखाई पड़ता है जिसको बाद में गणितों में शामिल कर लिया जाता है। गुलामों की जो प्रथा थी, दासों की जो प्रथा थी, दास प्रथा को हम लोग जानते हैं। तो दास प्रथा में और इसके अलावा जैसे युद्ध हुआ करते थे राजाओं के बीच में, तो राजाओं के बीच में जब युद्ध हुआ करते थे तो युद्ध में बहुत सारे बंदी बना लिए जाते थे, उनको गुलामों के रूप में रखा जाता था, उनसे जो है निचले स्तर के काम कराए जाते थे। तो फिर उनको भी जो है बाद में दलितों के रूप में शामिल कर लिया गया। जापान जैसा विकसित देश जहाँ पर एक एटा नाम का समूह मिलता है, एटा, कुछ लोग उसको ईटा भी बोलते हैं जापानी लैंग्वेज के बारे में। तो वह जो समूह है वह इसी तरीके के युद्ध बंदियों का समूह है और आज वह भी वहां पर जापान जैसे विकसित समाज में भी अपना पिछड़ा हुआ स्थान रखता है। वो जातिगत या वर्णगत पिछड़ा हुआ समाज नहीं है, वह कैसा है, युद्ध बंदियों का पिछड़ा हुआ समाज। तो अगर आप इस अर्थ को थोड़ा सा व्यापक अर्थ रूप में लेकर के जाएं तो इसमें हम सिर्फ जातिगत अर्थ पर ही नहीं बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दास प्रथा या गुलामी प्रथा या रंग आधारित भेदभाव और युद्धबंदियों के रूप में भी हम उनको शामिल कर सकते हैं। लेकिन भारत में जो इसकी पहचान की जाती है वो ऐसा माना जाता है कि आर्य संस्कृति, इसमें दो संस्कृतियों को विपक्ष रूप में सामने आमने रखा जाता है, एक मुगल संस्कृति और एक आर्य संस्कृति। आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति, ऐसा माना जाता है। ऐतिहासिक सच या फिर स्थापनाएं दी जाती हैं, कुछ लोग उसका बराबर खंडन करते हैं कि आर्य जो है बाहर से आए। आप लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे, इस पूरी की पूरी धारणा से परिचित होंगे कि आर्य बाहर से आए नहीं आए, इस पर एक लंबी चर्चा हुई है। लेकिन दलित विमर्श में यह माना जाता है कि काले वर्ण के जो लोग हैं वह यहाँ के मूल निवासी हैं और उनको गोरे वर्ण के आर्यों के द्वारा धीरे धीरे अधिकारों से पदस्थापित किया गया। कहीं न कहीं उनको अधिकार च्युत किया गया, उनके अधिकार छीने गए और अधिकार छीनने जाने के बाद फिर वह एक विशेष वर्ग के रूप में सीमित होते चले गए, उपेक्षित वर्ग के रूप में सीमित होते चले गए। और यह जो वास्तविकता है, आज ज्यादातर दलित विमर्श के जो भी विवेचक हैं वो इसको इस रूप में स्वीकार करते हैं कि हमारे समाज की मुख्य रूप से दो ही वर्गीय अवधारणाएं हैं, एक जो शोषकों की अवधारणाएं रही हैं और एक जो इस तरीके से उपेक्षित कर दिए गए। अब इतिहास में कहां-कहां इसको लेकर के कंट्राडिक्शंस हुए हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इस पूरी बातचीत को हम लोग व्यक्तिगत नहीं रखेंगे, इस पूरी बातचीत को आप जितना ओपनली समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम किसी समाज के कुछ हिस्से हैं तो कहीं न कहीं हम वहाँ उसके भागीदार हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे विपरीत जा रही है, ये चीज़ हमारे साथ जा रही है, तो कहीं न कहीं हमारे मन में खुद के कंट्राडिक्शन खड़े होने लगते हैं। तो फिर हम वहाँ पे विवेचक विश्लेषक नहीं रह जाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, चीज़ें जो है फिर कहीं न कहीं पूर्वाग्रह का रूप ले लेती हैं। तो अपेक्षा की जाती है कि जब भी इस तरह के विषयों पर बातचीत करी जाए तो हम अपनी एक समझ को खुला हुआ रखें। तो ऐतिहासिक आधार पे अगर आप देखो तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी बहुत बड़े सामाजिक सुधारक के रूप में जिसका नाम लिया जाता है वो कौन से हैं? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध
वैचारिक रूप से जितने बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो जातिगत या वर्णगत भेदभाव था उसका उन्होंने जितने बड़े पैमाने पर खंडन किया, उसके साथ ही उनके समय का एक और सच है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हो, प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी हो, तो उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के समय भारत की पहली क्रांति होती है। कौन सी क्रांति है? पहली महानगरीय क्रांति, शिल्प कला का विकास, नए नए नगरों का उदय, जो 16 महाजनपद की अवधारणा आती है। 16 महाजनपद मुख्य रूप से ग्राम आधारित जनपद नहीं थे, ये किस तरीके के जनपद थे? नगर महाजनपद थे। तो एक ढंग से नगरों का उदय होता है, शिल्प का उदय होता है और महानगरीय संस्कृति विकसित होती है। और आप अच्छे से समझ सकते हैं कि महानगरीय संस्कृति जब भी विकसित होती है तो वहां पर जातिगत या वर्णगत भेदभाव के लिए स्पेस कम। और महात्मा बुद्ध ने और ये महानगरीय संस्कृति, इन दोनों के द्वारा उस समय इस तरीके का जो एक भेदभाव परक दृष्टि थी उसको उन्होंने एक ढंग से बचाने का काम किया। और उसमें उन्होंने, उनका प्रयास क्या था कि जो उपेक्षित लोग थे उसको उन्होंने एक पहचान दी कि आप जो है अंत्यज हो, अंतिम वर्ण में जन्मे हो, उसको उन्होंने कहा नहीं, आप अगर इस तरीके से आते हो तो जो भी एक वर्गीय अधिकार श्रेष्ठ लोगों को मिले हुए हैं उसी तरीके के अधिकार आपकी धारा में आपको मिल सकते हैं। पहले तो हड़प्पा वाली है, लेकिन हम लोग उस प्रागैतिहासिक युग में नहीं जाएंगे, हम लोग ऐतिहासिक युग की बात करते हैं ना। प्रागैतिहासिक युग में आप जाते हो तो फिर उस तरीके की बहुत सारी हड़प्पा, प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। लेकिन हम लोग ऐतिहासिक युग की महानगरीय संस्कृतियों की बात करते हैं, तो ऐतिहासिक युग की पहली महानगरीय संस्कृति क्या है? तो इस रूप में अगर आप देखें तो पहला जो ऐतिहासिक पहचान मुझे मिलती है, इस तरीके से अगर आप देखें तो 1955 में जो बड़ी घटना होती है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने बहुत बड़े अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की शरण लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, इस पूरी चीज को आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और पूरा बौद्ध धर्म इस अंतिम वर्ण के लोगों के साथ सहानुभूति क्यों रखता है, इस चीज को भी आसानी से आप समझ सकते हैं और लोग उसके साथ कैसे क्यों जुड़ जाते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। और ये जो शिल्प आधारित संस्कृति थी, इसने एक काम किया, आर्थिक सशक्तिकरण किया। कहीं कहीं पे 16 कलाएं, कहीं कहीं पे 64 शिल्प। 64 शिल्पों में क्या था? बर्तन बनाना, चमड़े का काम करना या कुछ इस तरीके की चीजों का उत्पादन करना और उसको महानगर में ले जाकर के बेच देना। तो आर्थिक रूप से निचला तबका भी सशक्त हुआ। इस चीज को अगर हम आपके सामने एक और उदाहरण से सामने रखें तो 1991 उदारीकरण का दौर, आपको पता नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह क्या थे? तो उस समय आप देखें तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उदारीकरण के बाद बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मुंबई, दिल्ली और अन्य औद्योगिक नगरों में खुली। आप गांव में देखोगे सरकारी नौकरी के माध्यम से 5 परिवार, 4 परिवारों के जीवन स्तर में बदलाव आया होगा, लेकिन मुंबई, दिल्ली जाकर के जिन परिवारों के स्तर में बदलाव आया है वो लगभग 90% परिवार। सच है, चाहे उन्होंने वहां पे छोटा काम किया हो, बड़ा काम किया हो, किसी भी तरीके का काम किया हो, रिक्शा चलाते हो, ऑटो रिक्शा चलाते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, वहां से जो उन्होंने पैसा भेजा उस झोपड़ी की जगह बिना प्लास्टर का एक घर उन्होंने बना। ये किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, लगभग गाँव का, आप पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार के गाँव में जाएंगे तो ज्यादातर लोगों के यथार्थ भले उनका एक व्यवस्थित घर ना बना लेकिन बिना प्लास्टर का 2 कमरों का घर, यानी और जो लोग भोजन से वंचित रहा करते थे, भूख की समस्या से पीड़ित रहा करते थे, उनके 2 पीढ़ी खाने पीने तक का इंतजाम हुआ। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि उदारीकरण के पश्चात ये जो बड़े बड़े महानगर आए
उनमें जो औद्योगिक संस्कृति आई उसने लोगों को क्या किए, और आज जो गांव में आप परिवर्तन देख रहे होंगे वह उसी की देन है। लगभग 80 से 90% परिवार आपको इस रूप में वहां से इन बड़े बड़े महानगरों से सीधे लाभान्वित होते हुए दिखेंगे। इसी तरह की चीजों को अगर आप कल्पना में लेकर के जाएं तो उस प्रथम महानगरीय क्रांति के साथ भी जोड़ सकते हैं, जिसने समाज के निचले तबके को मजबूत करने का काम किया। आगे अगर एक चीज और महात्मा बुद्ध के धर्म की खासियत थी, तो उन्होंने कहा संचय वृत्ति नहीं होनी चाहिए। रामायण आप पढ़ें तो जो सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है कि उनकी उपभोगवादी संस्कृति थी। और महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपको संचय वृत्ति नहीं करनी है। संचय वृत्ति माना जाता था कि आर्यों का काम है, हम लोग त्याग करेंगे, कम से कम वस्त्र, कम से कम भोजन, कम से कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करने की कोशिश करेंगे। और इस रूप में उन्होंने स्थापना दी कि ये जो जन्मना श्रेष्ठता का सिद्धांत चला आ रहा था पुरुष सूक्त से, ब्राह्मणों से मुखमासी वहां से लेकर के, तो यहाँ पर उसे एक विपरीत सिद्धांत आता है पाली में, इनके त्रिपिटक ग्रंथों में, न जच्चा होती ब्राह्मणों कमना होती ब्राह्मण। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से आदमी ब्राह्मण हो सकता है। तो इस तरीके की जो स्थापनाएं हैं, इस तरीके का जो वाक्य है, आज आपको बोलना आसान लगता है, लेकिन उस तरीके की सामाजिक पृष्ठभूमि में ये बोलना आसान नहीं। एक पहला दौर आता है जिसमें आप इस तरीके के परिवर्तन को आप चिन्हांकित कर सकते हैं। दूसरा स्तर पर आप चले आए तो ये दिखाई पड़ता है भक्ति काल में कबीर, रैदास, दादू नानक की जो रचनाएं आती हैं। इसको हमने पहले ही बता दिया कि वहाँ उसका आध्यात्मिक पक्ष बहुत ज्यादा आगे होता है। आध्यात्मिक पक्ष इतना आगे होता है कि वहाँ पर आर्थिक चेतना के लिए स्पेस कम होता है। हालांकि कबीरदास की कुछ पंक्तियां इस तरीके की हैं कि निर्धन को कोई आदत नहीं देता है, अमीर व्यक्ति को सभी आदत देते हैं। इस तरीके का सीधे सीधे आर्थिक चेतना पाई जाती है कबीरदास की कुछ पंक्तियों में, लेकिन अर्थ पर केंद्रित चिंतन रहा हो उनका, ऐसा नहीं था। उनका चिंतन मूलतः अध्यात्म केंद्रित चिंतन था और आध्यात्मिक और पारलौकिक विकास को ही वह अपने चिंतन के केंद्र में रखा करते थे। हालांकि भक्तिकालीन साहित्य के द्वारा भी बड़े पैमाने पर लोगों को एक ढंग से सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा जो होती है वह दिखाई पड़े। अगर आप इसको देखें तो बौद्ध धर्मों में ही असोघोष वगैरह से चीजें चली आ रही थी और यहाँ पर जाकर के उसको हम विकास के रूप में देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में अगर देखें तो दो सबसे बड़े विचारक आते हैं जिन्होंने दलित सैद्धांतिकी को पूरी तरीके से बदलने का काम किया। पहला नाम आता है ज्योतिबा फुले और दूसरा नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ज्योतिबा फुले जो थे वह तो पिछड़ी जाति से दलित थे, लेकिन उनका जो चिंतन है वह अगर आप देखें तो व्यवस्थित रूप में पहली बार बीजारोपण करता है दलित सैद्धांतिकी का। आप उनके कई सारे रचनाओं से परिचित होंगे, गुलामगिरी, तृतीय रत्न और खुद उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिनको दलित विचारक पहली अध्यापिका, भारत की पहली अध्यापिका के रूप में सम्मान देते हैं। और उनके द्वारा महिलाओं और पिछड़ी तबके की जो महिलाएं थी खास करके उनके लिए शिक्षा के अधिकारों को जिस तरीके से सुनिश्चित किया गया, वहां पर ये सारी की सारी चीजें ज्योतिबा फुले को पहली बार बड़े सिद्धांतकार के रूप में स्थापित करती है। और अगर आप देखें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आने से पहले या उनके आने के बहुत समय बाद तक भी ज्योतिबा फुले की मान्यताएं जो है दलित विमर्श में, दलित सिद्धांतिकी में, चिंतन के केंद्र में नहीं है। आज भी कहीं न कहीं लोग उसको वहां से प्रभावित मानते हैं।
अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अंग्रेजी राज में दलितों की क्या स्थिति थी। अंग्रेजी राज में अगर आप दलितों की स्थिति की चर्चा करें तो अंग्रेजों को इस रूप में माना जाता है कि अंग्रेजों को लेकर के आज भी हमारे समाज में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि अंग्रेजों का आना जो है भारत के लिए हितकर था, जिससे जो बनी बनाई रूढ़ियां थी वो टूटी, और कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, उन्होंने हमारे देश के संसाधनों का क्या किया है, दोहन किया। तो जो दो तरह की मान्यताएं हैं, इन्हीं के बीच में अगर आप चीजों को स्थापित करना चाहें तो एक बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। उन्होंने पूरी की पूरी भारतीय जो सामाजिक संरचना है उसको 3 सिद्धांतों पर चला। वो सिद्धांत थे जमींदारी, माहलवाड़ी और रैयतवाड़ी। देश को 3 हिस्सों में बांट दिया। कुछ हिस्सों में उन्होंने जमींदारी व्यवस्था को लागू किया, कुछ हिस्सों में उन्होंने माहलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया, और कुछ हिस्सों में उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। ये जो व्यवस्था थी, अगर आप देखें तो आधुनिक शासन के द्वारा, अंग्रेजों के आधुनिक शासन के द्वारा पहली बार मान्यता मिल जाती है प्राचीन सामंती प्रथा को। गांव-गांव में जमींदार हो जाते हैं। जमींदारों के शासन में सारी जमीन संपत्ति को केंद्रित कर दिया जाता है, और जो किसान थे वो एक ढंग से पट्टे पे जमीन लेकर के खेती करना नहीं होता है, उस तरीके के किसान कि आप जमीन ले लो साल भर के लिए, यहाँ तक कि बीज भी आपको वही जमींदार साहब के यहाँ से लेना है, और फिर उस पर आपको खेती करनी है। और नहीं, किसान तैयार है, पट्टे पर आधारित किसान तैयार है। और उन किसानों ने फिर क्या किया, खेतों में काम करने के लिए मजदूरों का वर्ग है। जैसे कि आज आप देखते हैं कि भूमिहीन मजदूरों की जो परंपरा पाई जाती है गाँव में, वो उसी रूप में जमीन जमींदार साहब की, खेती करने वाले किसान लोग, और मजदूर लोग उसमें काम करते हैं। इस तरीके की व्यवस्था जो थी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो जमींदारी व्यवस्था के माध्यम से आती है, और यह काफी पूरी सामाजिक संरचना को क्या कर देती है, बदल देती है। और भारत की जो मध्यवर्ती श्रेणी की जातियां थी, बीच की जातियां थी, वह निचले दर्जे। जब जमीन पे आपका अधिकार रह नहीं गया, अगर आप देखें तो संसाधन के रूप में, भौतिक संसाधन के रूप में सबसे बड़ी चीज क्या है, जमीन। जिसके पास जमीन है वो सबसे बड़ा। सिस्टम में तो सरकार मध्यस्थ होगी थी, सरकार का सीधा रैयत से कनेक्ट। हाँ, लेकिन फिर भी उनको तो किया जाता, जैसे जमींदारी की आप बात कर, रैयतवाड़ी का तो एक अलग क्षेत्र है, तो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में सीमित थी ना। लेकिन जमींदारी पे आप देखो, जमीन का गांव का की व्यवस्था देखने का काम उन्होंने किसको दिया, भाई आप जमींदार हो, आप पूरे गांव में खेती कराओ, और इतना टैक्स आपको हमें देना है। ये जो व्यवस्था थी ये शोषण के मूल में थी। जमींदारों पे इनका कोई नियंत्रण नहीं था। जमींदार अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए लोगों का शोषण किया करते थे। तो ये जो समस्या थी वह वहां पर आगे चल करके अंग्रेजी समाज में ही भुखमरी, कुपोषण, इस तरह की स्थितियों को जन्म देती है, जिसका प्रभाव आज तक हम देख सकते हैं। अब दलित लेखन की जो वैचारिकी हम जिसकी बातचीत कर रहे हैं, इसको 3 हिस्सों में बांट करके देख सकते हैं। इसको आप लोग नोट करोगे। पहला है आधुनिक काल पूर्ववर्ती दलित लेखन। आधुनिक काल पूर्ववर्ती दलित लेखन। दूसरा है ज्योतिबा फुले का समवर्ती लेखन। ज्योतिबा फुले का समवर्ती लेखन। तीसरा है अंबेडकर परवर्ती लेखन। सैद्धांतिक और हम समझ रहे हैं, दलित रचनाओं को नहीं बांट रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखोगे हमेशा। दलित सैद्धांतिकी के विकास को हम लोग बांट रहे हैं, न कि दलित रचनाओं के विकास को। आधुनिक काल पूर्ववर्ती दलित लेखन, ज्योतिबा फुले का समवर्ती लेखन, और अंबेडकर परवर्ती लेखन।
अब हम लोग इस पे बातचीत करने से पहले एक चीज और स्पष्ट कर देंगे। दो शब्द दलित विमर्श में बहुत ज्यादा चलते हैं, जिसको एक ढंग से पूरे विवेचन का केंद्र बनाया जाता है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म, इसका अंग्रेजी रूप। तो शुरुआत में पूरे के पूरे वर्ग को एक ढंग से प्रश्नांकित करने की जो परंपरा थी, बाद में इसको अलगाया गया, अलग किया। लोगों ने कहा कि ब्राह्मण एक व्यक्ति है जो हो सकता है कि संपूर्ण समाज के लिए हितैषी हो, लेकिन ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है। ब्राह्मणवाद क्या है? एक व्यवस्था है। वह व्यवस्था जो है कहीं न कहीं भारतीय समाज के शोषण के मूल में है, और दलित लेखक ये पहचान कराते हैं कि हमको ब्राह्मण का विरोध नहीं करना है, बल्कि ब्राह्मणवाद का विरोध करना है, उस व्यवस्था का विरोध करना है जिसके द्वारा ये पूरी की पूरी शोषण परक संरचना जो है तैयार होती है और उसको आगे तक लेकर के आया जाता है। इस तरीके से आज जो दलित लेखन है वह ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में विरोध स्पष्ट अंतर करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ज्योतिबा फुले का इसमें एक स्टेटमेंट है, उदाहरण है, आप देखोगे गुलामगिरी से ही है। भारतीय समाज में दलित की दुर्दशा का कारण ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणवाद है। भारतीय समाज में दलित की दुर्दशा का कारण ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण सामान्य मनुष्य है, ब्राह्मणवाद पूरा सिस्टम है, ब्राह्मणवाद पूरा सिस्टम है। ब्राह्मणिज्म, उसी के आगे रेस करके लिखोगे ब्राह्मणिज्म। सेकंड लाइन दोबारा बोल दीजिए। पूरी लाइन फिर से सुनोगे। भारतीय समाज में दलित की दुर्दशा का कारण ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणवाद है। ठीक है, ब्राह्मण सामान्य मनुष्य है, ब्राह्मणवाद पूरा सिस्टम है, ब्राह्मणिज्म। ये ब्राह्मणवाद वर्णवादी व्यवस्था को मानता है और उसे बनाए रखता है, गुलामगिरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, नेट पे उपलब्ध है, आप सीधे सर्च करिए गुलामगिरी पीडीएफ, या फिर ज्योतिबा फुले का जो पूरा कलेक्शन है, संकलन है, वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसमें पृथ्वी रत्न वगैरह सारे नाटक हैं। आप सीधा सर्च करिए गूगल पे ज्योतिबा फुले पीडीएफ, तो उतने में ही आपको मिल जाएगा, आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और चीज इनका एक स्टेटमेंट जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, आर्य और अनार्य, मूल संस्कृति, मूल निवासी, इसके कॉन्सेप्ट को ज्योतिबा फुले अपने ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, पूरा ऐतिहासिक दृष्टि से इस चीज को देखते हैं, सामाजिक चिंतक के नजरिए से नहीं। सामाजिक चिंतक के नजरिए से तो उनका ये स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण समुद्र पार ईरान के मूल निवासी हैं। वो ब्राह्मणों को, आर्यों को यहाँ का नहीं मानते, समुद्र पार ईरान के मूल निवासी हैं। इन्होंने भारत आकर मूल निवासी प्रदेशों पर हमला करके बड़ा आतंक फैलाया। ब्रह्मा को देवता नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं, वहां के एक राजा के प्रतिनिधि। ब्रह्मा ने हमारे आदिम पूर्वजों को गुलाम बनाया, यह गुलामी प्रथा बनी रहे, यह नीति नियम बनाया, फिर मन महाराज हुए, पहले से बनाए इन नीति नियमों का क्षय बाद में भी न कर सके। नोट करने की जरूरत नहीं, से सुनते और समझते चलो। पहले से बनाए इन नीति नियमों का क्षय बाद में भी न कर सके, इसलिए ब्रह्मा के बारे में तरह तरह की आशंकाएं फैलाई गई। शूद्रादि ब्राह्मण व्यवस्था में तभी से शोषण का शिकार। कुल मिला के स्टेटमेंट का मतलब ये आर्य अलग है
अनार्य अलग हैं, आर्य ईरान से आए हैं और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने अलग अलग शासन के केंद्र स्थापित किए और उन शासन के केंद्रों के द्वारा उन्होंने अनार्य लोगों का शोषण किया। ये उनकी स्थापना है। तो मुक्ति का उपाय क्या होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने सोचा। उन्होंने इसमें कहा कि दलित समाज तभी मुक्त हो सकता है जब ब्राह्मणवाद से उस व्यवस्था का विरोध करें जो शोषण पर आधारित है, व्यक्ति का नहीं। तब जाकर के हम समाज में समरसता आधारित चेतना का विकास कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं अम्बेडकर पे। अब अगर आप देखो तो दलित सैद्धांतिकी जो है वो बटी हुई दिखाई देती है। दलित विमर्श को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आज दलित सिद्धांतकार जो है बटे हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि अम्बेडकर ने जो कहा वही सच है। फुले वगैरह जो थे वो कहीं न कहीं दूसरे समाज के केंद्र में थे। उन्होंने बातें तो कही लेकिन उससे हमारे जीवन में व्यवहारिक बदलाव नहीं आया। हमारे जीवन में बदलाव, वास्तविक बदलाव, व्यवहारिक बदलाव अम्बेडकर साहब के आने के बाद ही आया। इसलिए वो कहते हैं कि ज्योतिबा राव फुले की मान्यताओं पर हम नहीं विचार कर रहे हैं, बल्कि हम किसकी मान्यताओं पर विचार कर रहे हैं? अम्बेडकर साहब की मान्यताओं पर विचार कर रहे हैं। इस पे भी लगातार उनके बीच में आपस में कंट्राडिक्शन है, विरोध है, विरोध है, जिस पे लगातार चर्चा होती है। लेकिन जब भी परंपरा की चर्चा की जाती है तो ज्योतिबा राव फुले का उसमें अहम स्थान होता है। हम लोग अगर अम्बेडकर साहब की चर्चा करें तो आप लोग जानते होंगे कि अम्बेडकर और गांधी जी का विरोध इस विमर्श पर हमेशा रहा। पृथक निर्वाचन प्रणाली, गोलमेज सम्मेलन, ये सारी की सारी चीजें रही। भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय से अम्बेडकर साहब का एक संकलन आया है इस समय। अगर आप उसमें देखें, उसमें उन्होंने पूरे के पूरे विकास कर्म को अपनी रचनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। तो आपको समझ में आएगा कि अम्बेडकर साहब उसमें कितने बड़े चिंतक के रूप में निकल करके आते हैं। और दलित विमर्शकारों की मान्यता है कि आधुनिक भारतीय समाज के अगर सबसे बड़े क्रिटिक, चिंतक, विचारक अगर कोई है तो कौन है? अम्बेडकर। इनकी जो लगातार बातचीत हो रही थी, उन सारी चीजों को अगर हम देखेंगे तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम उसको स्पष्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या अंतर विरोध थे इसको समझ लेते हैं। गांधी जी भारतीय परंपरा में हरिजनों को स्थापित करते हुए भी, स्थापित करना चाहते हुए भी कहीं न कहीं ये चाहते थे कि वह व्यवस्था जो है भारतीय समाज की वह श्रेष्ठ है। तो हरिजन रख करके नाम वह उसी व्यवस्था को यथावत जो है लेके आना चाहते थे। जबकि अम्बेडकर की मान्यता थी नहीं, व्यवस्था में जगह नहीं बन सकती है, व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने के बाद भी जगह बन सकती है। अगर महात्मा गांधी की मान्यता को आप देखें तो रोमा रोला की पुस्तक है। रोमा रोला उस समय के बहुत बड़े पत्रकार जो अमेरिकन क्रांति पे भी लिखते हैं और गांधी जी वगैरह और पादरियों, चर्चों के साथ सबके उनके व्यक्तिगत साक्षात्कार है। महात्मा गांधी जीवन और दर्शन पुस्तक लिखते हैं। उसमें उन्होंने महात्मा गांधी की मान्यताओं के बारे में लिखा। उनका व्यक्तिगत संपर्क रहा है महात्मा गांधी से। इसी विषय पर उन्होंने लिखा कि मेरा झुकाव इस बात पर विश्वास करने की ओर है कि ये महात्मा गांधी की मान्यता है, जिसको रोमा रोला लिख रहे हैं कि आनुवंशिक कर्तव्य का नियम शाश्वत है। आनुवंशिक कर्तव्य का नियम शाश्वत है, यानी कहीं न कहीं वर्णक्रम का जो नियम है वह क्या है? शाश्वत। और उसे बदलने के प्रयत्न का अर्थ होगा चरम अव्यवस्था का आह्वान करना। अगर हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक अव्यवस्था समाज वो भी कहीं न कहीं से बदलने से क्या करते हैं? वर्णाश्रम मनुष्य के स्वभाव में घुला मिला है। वर्णाश्रम मनुष्य के स्वभाव में क्या है? घुला मिला। हिंदू धर्म ने उसे विज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया है। वर्णाश्रम की मान्यता को हिंदू धर्म ने आज किस रूप में पहुंचा दिया है? विज्ञान के स्तर। यानी कि प्राचीन समय में वो सत्य नहीं था, आज के विज्ञान युग में भी वो क्या है?
इस तरह की मान्यता थी महात्मा गांधी की। इन्हीं सब मान्यताओं पर बहुत ही व्यवस्थित और रचनात्मक विरोध किया अम्बेडकर साहब ने महात्मा गांधी का। उन्होंने कई जगह, कई हिस्सों में, कई भाषणों में, कई सम्मेलनों में सीधे सीधे आवाज उठाई कि मैं आजादी उसी रूप में चाहता हूं जब हमारे वर्ग को उस आजाद भारत में एक स्थान मिल सके। उसके पहले हम किसी रूप में आजादी को स्वीकार नहीं कर सकते। पृथक निर्वाचन प्रणाली हमको चाहिए तो चाहिए, उसको लेकर के हमारे मन में कोई अंतर विरोध नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी का क्या मान्यता था कि अगर पृथक निर्वाचन प्रणाली आ जाएगी तो समाज क्या हो जाएगा? अब जो महात्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब इस पर विचार करते हैं तो कई स्टेटमेंट के द्वारा अपनी चीजों को स्पष्ट करते हैं। उनके कुछ बातों के द्वारा हम लोग इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जाति व्यवस्था के बारे में लिखते हैं। जाति व्यवस्था का विच्छेद इस तरीके से टेबल बनाया था जो इंटर में एनसीईआरटी की किताबों में आप लोग तो लिखा गया कि जातियां एक संघ भी नहीं बनाती। भारतीय समाज में जो जातिगत संरचना है वो एक संघ भी नहीं बनाती आपस में। कोई भी जाति दूसरी जाति से जोड़ने की भावना नहीं रख रही है। अगर हम लोग भारतीय समाज की संरचना में है तो एक जाति दूसरी जाति से क्या होनी चाहिए? जुड़नी चाहिए। लेकिन कोई भी जाति जुड़ती नहीं है। सब जातियों के हित अलग अलग है। एक जाति का हित दूसरे जाति के अहित पर टिका हुआ है। इस रूप में कहीं न कहीं वहां पर मान्यताएं थी। सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगों के समय आपस में ये जुड़ती है। भारतीय समाज की जातियां हिंदू मुस्लिम दंगों के समय आपस में जुड़ती है। अन्य अवसरों पर जाति अपने को अलग रखने का प्रयत्न करती है और अपनी व्यवस्था को बनाए रखने को प्रयत्नशील रहती है। प्रत्येक जाति आपस में केवल विवाह और भोजन करती है। आपस में मतलब अपने आप में। यहाँ तक कि प्रत्येक जाति की अपनी पोशाक होती है। पोशाक भी सबकी अलग है। वरना भारत के नर नारियों द्वारा पहनी जाने वाली असंख्य पोशाकों का क्या अर्थ है? इनसे पर्यटकों का खासा मनोरंजन होता है। वास्तव में आदर्श हिंदू दिल में रहने वाले चूहों की तरह है जो बाहर नहीं आना चाहता है। हिंदुओं में सामूहिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। वैयक्तिक चेतना तो पाई जाती है बहुत बड़े पैमाने पर। संस्कृति के 4 अध्याय जब आप पढ़ेंगे ना नरेश दिनकर उस वैयक्तिक चेतना के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया। तो सामूहिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। यह कहीं नहीं कहा जा सकता है कि वह एक समूह, एक राष्ट्र हो सकती है। ये जो जातिगत संरचनाएं हैं कहीं न मिल करके एक समूह के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में नहीं आती है। और इस रूप में वो स्थापित करते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है वो एक जड़ व्यवस्था है जिसमें बदलाव मुश्किल है। और कहते हैं कि यह जन्मना सिद्धांत पर केंद्रित है और इसमें वैज्ञानिक जो सिद्धांत है योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्य व्यक्ति को अपनी प्रतिभा की योग्यता के आधार पर योग्यतम चीज मिलनी चाहिए। इसलिए वहां पर चीजें हमेशा क्या होती हैं? एक वर्ग उपेक्षित रहती है। जो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, योग्यता, गुणों के आधार पर अपने प्राप्तव्य से अलग है। अम्बेडकर साहब की कई कविताएं हैं। कविताएं निश्चित रूप से अंग्रेजी और मराठी में है। उनका अनुवाद है उपलब्ध है समाज कल्याण मंत्रालय के संकलन में। उसमें से एक कविता है, तो आप सुनोगे। नोट आप करने के चक्कर में ना पड़ो। अगर आपको चाहोगे इस नोट को मैं दे दूंगा, आप फोटो कॉपी ले सकते हो या खींच सकते हो, या इसकी पीडीएफ भी है, मैं ग्रुप में डाल। तो आप ध्यान से सुनो चीजों को। बस कविता की पंक्तियां हैं, एक सवर्ण हमेशा सवर्ण रहता है। सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जन्मना सिद्धांतों पर आधारित जड़ व्यवस्था है। जब जड़ व्यवस्था के रूप में उन्होंने अपनी स्थापना की है तो उसके आगे की बात करते हैं। वो कविता की लाइनों में लिखते हैं कि एक सवर्ण हमेशा सवर्ण रहता है, एक अछूत हमेशा अछूत रहता है, एक ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण रहता है, एक भंगी हमेशा भंगी रहता है। वे ऊंचे रहते हैं जो ऊंचे पैदा होते हैं, वे नीचे रहते हैं जो नीचे पैदा होते हैं।
भाग्य के कठोर नियमों पर खड़ी है यह व्यवस्था अपरिवर्तनीय। इसमें वैयक्तिक योग्यता निरर्थक है। इसमें नीतिवान अछूत भी नीचा है हीन सवर्ण से। धनवान अछूत भी नीचा है हीन सवर्ण से। यानी कि वैयक्तिक योग्यता का इसमें कोई स्थान नहीं है। सामूहिक चेतना जो यहाँ पर पाई भी जाती है वो एक जड़बद्ध रूप ले चुकी है, जिसमें परिवर्तन जो है बहुत मुश्किल से किया जा सकता है। इसी चिंतन को लगातार आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने कुछ सूत्र स्थापित किए, कुछ विचार अपने किए कि आदर्श समाज होना कैसे चाहिए, जिसके हम बार बार आदर्श समाज कहते हैं। समाज बनना चाहिए, इस तरीके का समाज लोगों के बीच में आना चाहिए। उन्होंने कहा समाज कोई बना बनाया रूप नहीं है कि ऐसे हो बस इसी में हम लोग रहें, ऐसे ही लोग वहां पे रहें, इन नियमों के तहत रहें, ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि समाज गतिशील होता है और एक गतिशील समाज में लगातार आवाजाही होती है। समाज क्या होता है? गतिशील होता है। आज इस तरीके से 2 साल बाद ऐसे हो जाएगा, 2 साल बाद और बदल जाएगा। 1990 में जो था वो 2000 में नहीं था, 2000 में 2010 में नहीं है, 2010 से 2020 में नहीं है, 2030 में वो निश्चित रूप से नहीं रहेगा। हो सकता है जाति व्यवस्था भी तब तक खत्म हो चुकी हो सकता है चिंतकों की मान्यताएं भी कहीं ना कहीं शिथिल पड़ रही हो, कुछ भी चीजें हो सकती है। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी एक समाज की पहचान ये होती है कि एक गतिशील समाज में आवाजाही होती है। आवाजाही होती है, लोग एक जगह से एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जो है हीन हो सकता है प्रतिभा की कमी से, प्रतिभा होने से एक हीन व्यक्ति जो है श्रेष्ठ हो सकता है। कि समाज की आवाजाही है। जिस समाज में जितनी आवाजाही होती है वह उतना गतिशील होता है। वहां व्यक्ति को अपनी संभावनाओं की प्राप्ति का अवसर होता है। एक भारतीय समाज की जड़बद्ध गतियानुसी की उन्होंने एक तुलना की है। उनका खुद का स्टेटमेंट है, इसे ध्यान से सुनोगे। एक महल के रूप में उन्होंने पूरी इमेजिन के रूपक खड़ा किया। महल के उस महल में 4 तल हैं, 4 महलें हैं। एक पूरा घर है जिसमें 4 महलें हैं, 4 तल हैं। उसके उस रूपक के द्वारा उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की है कि भारतीय समाज में 4 वर्ण हैं। ये चारों वर्ण एक इमारत की तरह है। भारतीय समाज में 4 वर्ण हैं, ये चारों वर्ण एक इमारत की तरह है। जिसमें 4 महलें हैं, जमीन पर पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। वे गहराई से विचार की मांग करते हैं कि ये सारे महले जमीन वाले महले पर टिके हैं। जो ऊपर के 3 महले हैं वो किस पे टिके हुए हैं? जमीन वाले महले पर टिके हैं। इमारत में आने जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। इमारत के अंदर आने जाने के लिए क्या होती है? सीढ़ियां। ऊपर वाला नीचे आ सकता है, नीचे वाला ऊपर जा सकता है। लेकिन वर्ण वाली व्यवस्था में कोई सीढ़ी नहीं है। इस इमारत में सीढ़ी नाम की चीज जो आवाजाही के लिए होनी चाहिए थी वो नहीं है। यही जो है, यही बिंदु जो है, यह इस समस्या के केंद्र में है। अब इस चीज को जो है एक जन्मना और कर्मणा सिद्धांतों के आधार पर लगातार चर्चा चलती है, जिसको थोड़ा सा देखोगे लोग इसको जो है 10-15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत बड़ा विषय है, अपेक्षा करता है कि कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे या कम से कम 2 लेक्चर की अपेक्षा तो रखता है। तो फिर भी हम लोग इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। जन्मना और कर्मणा सिद्धांत की चर्चा करते हैं और आधुनिक समय में श्रम विभाजन का सिद्धांत है, मार्क्सवादी चिंतन में भी आता है। तो कहते हैं कि जात प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का रूप है। लाहौर में उन्होंने भाषण दिया था जात भेद का। उस भाषण में उन्होंने इन चीजों को कोट किया था। श्रम विभाजन तक तो ठीक है, चलो आप श्रम विभाजन कर दो, जो योग्यता है, उत्तरदायिता जिसके अंतर्गत है, प्रतिभा है, उसको श्रेष्ठ काम दे दो, जो श्रेष्ठ नहीं है उसको आप हीन काम दे दो। लेकिन यही तो जात प्रथा है। लेकिन जात प्रथा सिर्फ श्रम विभाजन नहीं कर रही है, वह क्या कर दे रही है? श्रमिक विभाजन कर दे रही है। पीड़ा यहाँ पर है कि वह जो श्रम विभाजन होना चाहिए था वो किसका रूप ले रहा है? श्रमिक विभाजन का रूप होना।
श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। ये उन्हीं की लाइनें हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज में होना चाहिए। सभ्य समाज ये माना जाता है कि निश्चित रूप से विकास करेगा, तो जो उसमें योग्य होंगे वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। तो सभ्य समाज की ये पहचान है कि योग्यतम की उत्तरजीविता। भारत की जात प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है। विभाजन करके छोड़ दे तब भी ठीक है, बल्कि उसके बाद वो क्या कहती है कि विभाजन के बाद ये ऊंच है और ये नीच है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। अमेरिका का भी समाज देख लो, अगर वहाँ पे निग्रो प्रोग्रेस कर गया है, भले उसके साथ रंग भेद होता हो, हिंसा भी होती है, वहाँ पे जितनी हिंसा हुई है उतनी हिंसा यहाँ नहीं है। तो हिंसा भले होती हो, लेकिन वहाँ पर फिर समाज में भेद नहीं पाया जाता। अगर योग्य मान लिया गया तो फिर वो अपना काम आसानी से कर सकता है, लेकिन भेदभाव वहाँ भी है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। जात प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। इस तरह की चीजें थी जो उनके अम्बेडकर साहब इन सारी मान्यताओं की स्थापना करते हैं और लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। एक चीज और देखेंगे तो उस समय तक समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लोकतंत्र के तीन मूलभूत सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति से लेकर के यहाँ पे आ चुके थे। तो उन्होंने समझा कि समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, सभी लोगों की मान्यता थी, सभी लोग इसमें जोड़ते रहे। समतामूलक समाज किस रूप में हो, समतामूलक समाज का क्या सच हो, उस पर भी उन्होंने विचार किया। आइए अब समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? समता पर निश्चित रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। हालांकि जहां से इसका जन्म हुआ फ्रांसीसी क्रांति, वहीं से यह शब्द जो है विवादित रहा। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं, और उनका तर्क वजन भी रखता है। सभी मनुष्य में अलग अलग प्रतिभा है, इसके ऊपर नीचे तो होंगे ही होंगे। समता के विरोधी यह तर्क देते हैं, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता है। यह तथ्य भले हो, फैक्ट हो, लेकिन यह विशेष महत्व नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। समता भले ही असंभव हो, किसी भी समाज को समानता पर नहीं लिया जा सकता, लेकिन यह एक नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। मनुष्य के अपने प्रयत्न है। तीसरी चीज उन्होंने जो पहचान कराई, मनुष्य के अपने प्रयत्न। शारीरिक वंश परंपरा को तो आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, सामाजिक उत्तराधिकार को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो मनुष्य के अपने प्रयत्न है, इन तीनों ही दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण, उनका प्रश्न है, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो लोग कहते हैं समता नहीं हो सकती है क्योंकि प्रतिभा अलग अलग है, तो इसका क्या समाज को उनके साथ इसी तरीके का भेदभाव करता रहे? यह जो है उनका लगातार प्रश्न बनता है, और इसी प्रश्न को लेकर के लगातार उनके विरोध बढ़ते चले जाते हैं। स्वतंत्रता के पहले तक तो उनका मुख्य कंट्राडिक्शन होता है महात्मा गांधी के साथ, स्वतंत्रता के बाद वही कंट्राडिक्शन हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, दो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और स्थिति ये आ जाती है कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, और 1955-56 तक आते आते हिंदू धर्म को भी छोड़ करके जाना पड़ता है। उसका भी कारण उन्होंने आगे चल करके स्पष्ट किया है इन सारी चीजों के मूल में, लेकिन उतनी व्यापक चर्चा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग आधुनिक दलित चिंतन पर आते हैं। बौद्धिक
अकादमिक जगत में समाजशास्त्री इसकी पृष्ठभूमि क्या है, दलित विमर्श की समस्याओं को समाजशास्त्र में पृष्ठभूमि क्या रही है, बौद्धिक जगत में। इसी को चर्चा करके हम लोग इस बात को समाप्त करेंगे। सन 1914 में अगर आप देखें तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक स्कूल खुलता है जिसको समाजशास्त्र विभाग के नाम से जाना जाता है। इस विभाग के नाम से जाना जाता है समाजशास्त्र विभाग। उससे पहले इस तरह की कोई व्यवस्थित चर्चा, समाजशास्त्री चर्चा नहीं थी भारतीय समाज में। उसमें नियुक्तियां होती हैं बहुत सारे समाजशास्त्रियों की, जिसमें आशुतोष मुखर्जी, बीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, ये सारे के सारे लोग होते हैं। एक पुस्तक लिखते हैं राधा कमल मुखर्जी, द कॉस्मेटिक्स आर्ट ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है? द कॉस्मेटिक आर्ट ऑफ इंडिया, राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है। उसमें उन्होंने बताया कि भारतीय समाज को अगर आपको जानना है तो आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेगी। 6 चीजों की उन्होंने पहचान कराई: संगीत, नृत्य, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, मिथक और साहित्य। भारतीय समाज को अगर आप जानना चाहते हो तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो समाजशास्त्र विभाग खुला था उसके द्वारा ये बताया गया कि संगीत को आप जान लो, नृत्य को जान लो, मूर्तिकला को जान लो, स्थापत्य कला को जान लो, मिथक को जान लो, साहित्य को जान लो, तो आप भारतीय समाज को जान लो। निश्चित रूप से यह दृष्टि एकांकी थी। यह दृष्टि खारिज कब होती है? सन 1919 में मुंबई यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का स्कूल खुलता है। स्कूल मतलब डिपार्टमेंट। उसमें आते हैं आधुनिक ढंग के समाजशास्त्री। उनके नाम है सर पैट्रिक गिब्स, पी.एस. घुरिये, ए.आर. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास। ये समाजशास्त्री मुंबई यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग में काम करते हैं। इन समाजशास्त्रियों ने जब विचार किया तो उन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए बिल्कुल एक अलग दृष्टि। उन्होंने कहा अगर आप भारतीय समाज को समझना चाहते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन 6 तत्वों के आधार पे आप समझना की शुरुआत कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप एक आदर्शवादी दृष्टि पर केंद्रित रह जाते हो। आपको अपनी बात जो है व्यवहारिक करनी होगी। उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको जानना होगा 3 लोगों को, 3 चीजों को: गांव को, जाति को और जनजाति को। भारतीय समाज को बेहतर तरीके से जानने के लिए 3 तत्व, 3 टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? गांव, जाति और जनजाति। गांव समग्र सब कुछ आ गया। जाति, जाति के जो उलझने हैं जिसके हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। जनजाति का थोड़ा सा मतलब अलग है। जनजातियों के पास संसाधन की कमी नहीं है, पूरा जंगल उनका है। जमीन की कमी नहीं है, संसाधन मुख्य रूप से जमीन, पानी, ठीक है, पानी जमीन की कमी नहीं है। लेकिन उनकी मुख्य समस्या क्या है कि वह मुख्य समाज से अलग रहना चाहते हैं। तो हमारी तरफ ना आओ, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, हमारा बस ठीक है। ये जनजातियों की समस्या है। तो हमारे पास किसी तरह का इंटरफेयर ना करो, हस्तक्षेप ना करो, ये जनजातियों की समस्या है। तो उस समय तक 1919 ईस्वी में इसको पहचाना गया कि दलितों की समस्या तो जाति के परिधि में आ सकती है, लेकिन जनजातियों की समस्या जाति के परिधि में नहीं आ सकती है, क्योंकि वो खुद ही इस पूरी जातिगत व्यवस्था या संरचना से अपने आप को क्या कर लेना चाह रहे हैं? अलग कर लेना चाह रहे हैं। इस समस्या पर लगातार आगे चल करके बात की जाती है भूमंडलीकरण के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, कि वह किस तरीके से उनको मुख्यधारा में शामिल किया जाए या अलग रखा जाए। तो ये जो चिंतन था, इस चिंतन का, मुंबई यूनिवर्सिटी वाले चिंतन का, चूंकि भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा। उन्होंने सारी अपने सैद्धांतिक चिंतन का केंद्र इसी को बनाया, मुंबई यूनिवर्सिटी से निकली हुई सैद्धांतिक। और इसी सिद्धांत के आधार पर लगातार उन्होंने बात की और भारतीय समाज में जो सामाजिक भेदभाव की चीजें थी उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक दलित चिंतकों में अगर आप देखें तो नाम आता है मुख्य रूप से 2 नाम की चर्चा मैं करूंगा, डॉक्टर धर्मवीर और डॉक्टर कमल भारती। कमल भारती और डॉक्टर धर्मवीर की रचनाएं ही कुछ इस तरीके की हैं तो बिल्कुल उनको क्रांतिकारी के रूप में स्थापित कर देती हैं। प्रेमचंद की नीली आंखें, प्रेमचंद सामंतों का मुंशी, इस तरीके की उन्होंने पुस्तकें लिखी और एक ही नहीं लिखी, बहुत सारी लिखी। यह चीजें वह लगातार चिंतन के रूप में लेकर के आते हैं और
भारतीय साहित्यिक परंपरा और दलित चिंतन की जो परंपरा है, दलित रचना की परंपरा है, दोनों के बीच में डॉक्टर धर्मवीर भारती और कमल भारती उसमें लगातार अलगाव करते हैं। अगर इस तरीके से अगर आप देखो कविताओं में इसकी परंपरा की शुरुआत तो 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में कविता प्रकाशित हुई थी। हीरा ढोंग की कविता थी, कविता से आप लोग परिचित हैं, अछूत कविता। 1914 में जो अछूत कविता प्रकाशित हुई थी उसमें कुछ पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें हीरा ढोंग स्वीकार करते हैं कि अछूत की शिकायत करता है कि हमारे साथ भेदभाव तो हो रहा है, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम परंपरा के साथ चलेंगे। उनकी पंक्तियां हैं, आप ध्यान से सुनो तो समझ सकते हो इसको। हमनी के रात दिन दुखवा भोगल पानी, कविता भोजपुरी में थी। हमनी के साहेब से मिनती सुनाई, साहेब मतलब अंग्रेज साहब से मिनती करना। हमनी के दुख भगवानों न देखता थे, हमनी के कबले कलेसवा उठाई। पादरी साहब मतलब पादरी साहब जो अंग्रेजों के समय में आ चुके थे, के कचहरी में जाई था, हाय राम हसरम न छोड़त बनत बाजे। पादरी की कचहरी में जाने का मतलब समझ रहे हो, धर्म परिवर्तन है कि हाय राम फिर भी धर्म छोड़ते हुए बनता नहीं, बेधर्म होके कैसे मुआ दिखाई। अगर मैं बेधर्म हो जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा। एक जो अंदर विरोध था कि परंपरा को चुनना है कि बिल्कुल छोड़ देना है, वो वहां तक था। लेकिन यह कविता जो है दलित जीवन के यथार्थ को 1914 ईस्वी में लेकर के आती है। और आप जानते हैं दलित 1914 ईस्वी में सरस्वती के संपादक कौन थे, कितने बड़े अनुशासक थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस पत्रिका को, बोली की पत्रिका को संपादित शामिल करते हैं। खासकर तो बोली की कविताओं को शामिल नहीं करते थे महावीर प्रसाद जी, लेकिन इस कविता को शामिल करते हैं। और उपेक्षित से पढ़ी कविता को इसमें बाद में चल करके बहुत सारी चीजें होती हैं, चर्चा होती है। एक दो बातें और करके फिर हम लोग इसको खत्म कर देते हैं। बिहारी लाल हरित उसी समय के एक बड़े कवि थे जो भजन मंडली के माध्यम से जागरूकता फैलाया करते थे। उनकी कविताएं दलित जीवन के सच को लेकर के आती हैं। 3 रुपए का जमींदार से लिया उधार अनाज, एक आने का दोस्तों ठहरा लिया था ब्याज, दादा का कर्जा पोते से नहीं उतरने पाया, 3 रुपए में जमींदार ने 70 साल कमाया। जमींदारी व्यवस्था के सच को उन्होंने लिखा। आधुनिक समय में आप चले आइए, मलखान सिंह की कविताएं बहुत ही मारक है। और मलखान सिंह को दलित कविता में निराला की पदवी दी जाती है। दलित कविता के निराला कौन है, क्रांतिकारी कवि कौन है, मलखान सिंह। मलखान सिंह ने 2-3 कविताएं लिखी। एक कविता जैसे उन्होंने लिखी, अपनी जनानी को हमारी जनानी के साथ मैला कमाने भेजो, मैला साफ करके पैसा कमाने के लिए भेजो, तो फिर पता चलेगा कि स्वच्छ कैसे रहा जा सकता। एक और कविता लिखी जो बहुत विवादित हुई थी, किस तरीके से चर्चा नहीं की जा सकती उसकी, लेकिन आप लोग पीएचडी के स्टूडेंट हो और हमें पहले ही कहा कि आपको निरपेक्ष होकर के चीजों को देखना है, तो हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं। और किसी भी विषय को पूरा जानने के लिए उपेक्षित छोड़ देना उपाय नहीं है, बल्कि उसकी समग्रता में चर्चा एकमात्र उपाय। उनकी पंक्ति थी, सुनो ब्राह्मण कविता, आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कुछ लोग। सुनो ब्राह्मण हमारे पसीने से आती है बूंद में, तुम हमारे साथ आओ, चमड़ा पकाएंगे दोनों मिल बैठकर, शाम को थक कर पसर जाओ धरती पर। सुन दो खुद को, बेटों को, बेटियों को, तभी जान पाओगे तुम जीवन की गंध को, बलवती होती है जो देह की गंध से। ये सुनो ब्राह्मण कविता लिखी थी और बहुत ही क्रांतिकारी कविता लिखी थी। इस तरीके से एक वाल्मीकि की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। ठाकुर का कुआं कहानी से अलग है, ठाकुर का कुआं कहानी जो है उससे अलग उनकी कविता है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, सब कुछ फाइनली किसका है, ठाकुर का। कौन भारती की एक कविता शायद 2020 या 2021 वर्ष में भूल रहा हूँ, 9 वर्ष के अवसर पे आई थी, 9 वर्ष की बधाई संदेश के रूप में आई थी। और इस कविता पर बहुत मारक चर्चा हुई हिंदी साहित्य में। 2020 की शुरुआत की बात है, शायद आप लोग इससे परिचित भी होंगे कुछ लोग और कुछ लोग परिचित नहीं होंगे। कविता पर हम लोग इसको सुनते हैं। आइए इस नए वर्ष में बहिष्कार करें, अपनाने की बात नहीं करते, बहिष्कार की बात करते हैं। आइए इस नए वर्ष में बहिष्कार करें ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद का। अब 3 चीजें जुड़ गई, ब्राह्मणवाद तक सीमित नहीं रहे, सामंतवाद और पूंजीवाद भी उसमें आ गया।
बहिष्कार करें उस राजनीति का जो निभा रही है पुष्य मित्र की भूमिका। पुष्य मित्र आप जानते हैं ब्राह्मण वंश के सबसे श्रेष्ठ शासक माने। बहिष्कार करें उस चिंतन का जिसके मूल में हिंदुत्व का पुनरुत्थान, शिवाजी और पेशवा शासन की स्थापना का लक्ष्य है, जिसमें अछूतों को कमर में बांधकर झाड़ू, गले में लटकाकर हाड़ी चलने की राज्याज्ञा थी। बहिष्कार करें उस साहित्य का जो जन्मा है पुराणों के मिथकों से, जो विरोधी है लोकतंत्र का, जो समर्थक है रामलला के राज्य का, जो स्वर्ग था द्विजों का, जिसमें शूद्र अछूतों के विकास के सारे रास्ते शक्ति से बंद थे। बहिष्कार करें उन आलोचकों का जो समाजवाद के कैप्सूल में भर रहे हैं ब्राह्मणवाद। जो बड़े बड़े आलोचक हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिया जाना चाहिए, उनको कहना है कि छद्म आलोचक है, प्रगतिशील आलोचक नहीं है, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, ये खुद ही रूढ़वादी और सामंतवादी आलोचक है। तो उस पर उन्होंने कमेंट किया, बहिष्कार करें उन आलोचकों का जो समाजवाद के कैप्सूल में भर रहे हैं ब्राह्मणवाद, जो नववाद की आड़ में स्थापित कर रहे हैं सामंती मूल्य, जो सिद्ध कर रहे हैं पथ भ्रष्ट तुलसीदास को पथ प्रदर्शक, रूढ़िवादी निराला को, इसी पंक्ति में बहुत रूढ़िवादी निराला, निराला तो प्रगतिवादी, रूढ़िवादी कैसे हो गए? उन्होंने कहा निराला भी हमारे लिए रूढ़िवादी है। उसी तरीके से जैसे प्रेमचंद पे सवाल उठ सकता है तो निराला पे रूढ़िवादी निराला को प्रगतिवाद का जनक, जिन्हें इस देश का पूंजीवाद बांट रहा है पुरस्कार। ऐसे कभी लोग तो लिखते तो हैं मार्क्सवाद, लेकिन सिर्फ पुरस्कार के, ताकि वे इसी तरह करते रहें सत्य का संहार। बहिष्कार करें उस पत्रकारिता का जो बहुत सूक्ष्म साजिश के तहत सांप्रदायिकता और धर्म सापेक्षता की बनी हुई है संवाहिका, उगल रही है कुछ वर्गों के खिलाफ जहर, ढा रही है भारत की एकता पर कहर। आइए इस नौबत में स्वीकार करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, लोकतांत्रिक मूल्य। न केवल चिंतन में, न केवल लेखन में, बल्कि व्यवहार में, आचरण में, संस्कार में, मनुष्य और देश के विकास के लिए विघटन के समूल नाश के लिए हमको जो है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को क्या करना होगा, अपनाना होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू अगर आप देखें तो इसी रूप में है दलित राजनीति का उभार और इन सारी चीजों को। लेकिन कुल मिला के कहने का आशय ये है कि दलित लेखन जो है आज के समय का सबसे अधिक जीवंत लेखन है। भारतीय समाज की जीवंत सच्चाइयों को अगर आपको समझना है तो दलित लेखन से टकराए हुए बिना आप समझ नहीं सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी समझ बनती है तो वह साहित्य की अधूरी समझ